the preservation of pure culture. So today we will study about the preservation of pure culture. So why it is necessary? So because it is to be maintained for the long period of time. The pure cultures which we have isolated from the mixed culture. प्योर कल्चर में क्या होता है, एक ही तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं. ठीक है, तो हमने पहले क्या आइडेंटिफाई किया, पहले आइसोलेट किया प्योर कल्चर्स को फ्रॉम द मिक्स्ड कल्चर. मिक्स्ड कल्चर में क्या होता है, मिक्सचर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं. तो प्योर कल्चर में क्या होगा, सिर्फ एक ही टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होगा. तो उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम मेंटेन करके रखते हैं फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एक्सटेंडेड पीरियड, इन वायबल कंडीशन. वायबल मतलब क्या होता है, जिंदा, है ना, मतलब लिविंग कंडीशन में हम उसको मेंटेन करते हैं विदाउट एनी जेनेटिक चेंज, इज रिफर्ड एज प्रिजर्वेशन. तो प्रिजर्वेशन क्या है, टेक्निक जिसमें हम कोई भी प्योर कल्चर, इट कैन बी ऑफ एनी वन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम मेंटेन करके रखते हैं जिससे कि उसकी लिविंग कंडीशन में वो रहे और काफी समय तक हम उसको एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम तक हम उसको यूज कर सकें. जब भी हमको यूज हो तो हम उसको यूज कर सकें. होता क्या है कि जब आप अभी देखोगे डिफरेंट मेथड्स जिसमें हम सिर्फ सब कल्चरिंग करते हैं. सब कल्चरिंग जब करते हैं हम, तब क्या होता है कि आपका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हम पहले एक किसी कल्चर में था, फिर उसको हमने दूसरे कल्चर में शिफ्ट किया, तो उसमें उस केस में कंटेमिनेशन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं. हो सकता है कभी कभी जब आप सब कल्चरिंग करो तो जो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके साथ दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आ जाए, कुछ आपकी हैंडलिंग इश्यू के कारण, या किसी भी तरीके से आपका वेसल कंटेमिनेटेड है या वेसल के अंदर कुछ पहले से है और आपने हैंडलिंग एयर से कहीं से भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ सकते हैं. तो उस केस में हम बचाने के लिए क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो प्योर फॉर्म है उसको बचा के रखते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं. इसके अलावा प्रिजर्वेशन मेथड में आप माइक्रोबियल ग्रोथ को स्टॉप कर देते हो. आपने पिछले 2 क्लास में देखा था कि बैक्टीरियल का मतलब ग्रोथ कैसा होता है. जो बैक्टीरिया की वो एक टाइम पे लैग फेज होता है, फिर लॉग फेज होता है, फिर स्टेशनरी फेज आता है, फिर डिक्लाइन फेज आता है. तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बैक्टीरिया की ग्रोथ को हम स्टॉप कर सकते हैं बाय द प्रिजर्वेशन मेथड. तो ग्रोथ नहीं होगी पर जो बैक्टीरिया है या जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो लाइव कंडीशन में रहेंगे, मतलब जिंदा रहते हैं, ऐसा नहीं कि मर जाते हैं. ठीक है, तो उनकी ग्रोथ रेट हम कम कर सकते हैं या स्टॉप कर सकते हैं. इसके अलावा ड्यू टू द टॉक्सिक केमिकल्स are not accumulated, hence viability of microorganism is not affected. जब ग्रोथ नहीं होगी तो उससे कुछ सिक्रीशन नहीं होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, कुछ टॉक्सिक मटेरियल वहां एक्यूमुलेट नहीं होंगे, तो क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ और वायबिलिटी को भी कुछ अफेक्ट नहीं होगा ड्यू टू प्रिजर्वेशन टेक्निक. तो प्रिजर्वेशन टेक्निक हम इसलिए करते हैं कि हम इन फ्यूचर उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज कर सकें. तो मेन 3 ऑब्जेक्टिव रहते हैं प्रिजर्वेशन के. To maintain isolated pure culture for extended period in viable condition, extended period तक हम उसको स्टोर करके रख सकते हैं. To avoid contamination को बचाने के लिए भी हम प्रिजर्व करके रखते हैं. अगर बाई चांस आपने सब कल्चरिंग कर रहे हो, कोई कंटेमिनेटेड हो गया, तो आपको पूरा का पूरा कल्चर मीडिया या कल्चर फेंकना पड़ता है, थ्रो करना पड़ता है. अगर आपके पास प्योर कल्चर है तो आप वापस उस कल्चर को फिर से मेंटेन कर सकते हो. इसके अलावा जब आप सब कल्चरिंग करते हो तो चांसेस रहते हैं कि जेनेटिक म्यूटेशन हो जाए, मतलब जो जीन्स और जो जेनेटिक नेचर है बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का वो चेंज हो सकता है. जैसे जैसे डिविजन्स होते हैं उस तरीके से आपका जेनेटिक डिवीजन भी होता है और जेनेटिक डिवीजन चेंज होने के चांसेस रहते हैं. तो आप जितना कम उसको डिवाइड करवाओगे उतना कम जेनेटिक चेंजेस और जेनेटिक म्यूटेशन होंगे. तो आप उसको म्यूटेशंस को भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ प्रिजर्वेशन टेक्निक्स. तो इस तरीके से प्रिजर्वेशन के 3 ऑब्जेक्टिव्स मेन हैं. इसमें आप बैक्टीरिया को क्यों प्रिजर्व करके रखते हो, क्योंकि आपको मालूम है कि इन नेचर ओनली 1% ऑफ बैक्टीरिया आर पैथोजेनिक एंड मोस्टली बैक्टीरियाज आर नॉट हार्मफुल टू यू एंड 99% ऑफ बैक्टीरियल पॉपुलेशन आर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, मतलब उनका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस होता है. आपने देखा था फर्स्ट क्लास में
कि दे आर यूज इन फूड इंडस्ट्री, सीवेज ट्रीटमेंट, इन मेडिकल इंडस्ट्री, बहुत सारी जगह इनका यूज होता है। ठीक है, तो इसलिए हम बैक्टीरिया को मैंने ये भी बताया था कि स्टेरॉइड कन्वर्सेशन के लिए या डिफरेंट केमिकल्स के रिएक्शंस को मिनिमाइज करने के लिए बैक्टीरिया यूज होते हैं। तो कुछ बैक्टीरिया बहुत यूजफुल होते हैं, उनको भी अगर हम यूज करना चाहें तो हम, आपके पास भी प्रिजर्व बैक्टीरिया है तो उसको आप फिर से रिकवर करके और आप उसको यूज कर सकते हो। तो इसलिए प्रिजर्वेशन ऑफ द बैक्टीरिया इज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल and practiced economically as well as environmentally। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है कि बैक्टीरिया को हम यूज करते हैं फॉर डिफरेंट पर्पस। ठीक है, फूड इंडस्ट्रीज में, सीवेज ट्रीटमेंट में, मेडिकल इंडस्ट्रीज में, डिफरेंट जगह आप बैक्टीरिया को यूज करते हैं। और जब भी आपको बैक्टीरिया का यूज होता है तो अगर आपके पास प्रिजर्व कल्चर्स हैं तो आप उनको इजीली यूज कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा बैक्टीरिया एकेडमिक पर्पस, अगर आप लोग पढ़ते हो, आप लोग प्रैक्टिकल करोगे तो आप एकेडमिक पर्पस के लिए बैक्टीरिया को यूज कर सकते हो। रिसर्च पर्पस के लिए बैक्टीरिया यूज होता है, बायोटेक्नोलॉजी फील्ड में यूज होता है, फर्मेंटेशन इंडस्ट्रीज में डिफरेंट फूड को प्रोड्यूस करने में, डिफरेंट ग्रोथ हार्मोन्स को, डिफरेंट ड्रग्स को प्रोड्यूस करने के लिए बहुत सारे बैक्टीरिया यूज होते हैं। तो इन सब जगह बैक्टीरिया यूज होता है। ठीक है, इसके अलावा आपको मेन पढ़ना है कि व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ बैक्टीरिया। So these are the methods by which we can preserve the bacteria. First one is periodic transfer of fresh medium. कहीं कुछ spellings TRAN है. The periodic transfer to the fresh medium, storage at low temperature, storage in sterile soil, preservation by overlaying culture with mineral oil, or lyophilization. So lyophilization is very important technique for the preservation of bacteria and other microorganisms. So these are the few techniques by which we can preserve the bacteria. So first one is periodic transfer to the fresh medium. Second, storage at low temperature, storage in sterile soil, preservation by overlaying culture with the mineral oil, or lyophilization techniques. So other techniques are also there. By the help of gelatin or by the help of some beads, we can store or preserve the microorganisms. So first one is periodic transfer to the fresh medium. So periodic transfer to the fresh medium is what? कि अगर हम कोई भी कल्चर है उसको हम फ्रेश कल्चर में ट्रांसफर कर देंगे। किसी आपके कल्चर मीडियम में कोई बैक्टीरिया है और उसको आपने ग्रो करवाया, और ग्रो करवाने के बाद आप फ्यूचर यूज करना चाहते हो तो आप फ्रेश मीडियम लो और उसमें थोड़ा सा अमाउंट इनोकुलेट कर दो उस बैक्टीरिया का। इनोकुलेट मैंने आपको बताया था कि क्या इनोकुलेट होता है। थोड़ा सा अमाउंट आप जो जिस कल्चर में बैक्टीरिया था कल्चर मीडियम में, उसका थोड़ा सा अमाउंट आप लेके लूप फुल ऑफ बैक्टीरिया, मतलब जो आपने इनोकुलेटिंग लूप से आप थोड़ा सा एक लूप आप किसी फ्रेश मीडियम में ट्रांसफर कर दोगे तो क्या होगा, वो बैक्टीरिया उस फ्रेश मीडियम में भी ग्रो होने लगेगा। तो इस तरीके से आप रिपीटेडली आप कल्चर्स को ग्रो करवा सकते हो, बैक्टीरिया को ग्रो करवा सकते हो बाय द यूजिंग फ्रेश मीडियम। तो उसमें आपको सेम टेम्परेचर, सेम मीडियम, सेम स्टोरेज टाइम, ये सारी चीजें को ध्यान रखते हुए आप ट्रांसफर कोई भी स्पीसीज को वन कल्चर मीडियम से अनदर फ्रेश कल्चर मीडियम में ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, इससे क्या हो सकता है कि आपके सेवरल वीक्स और मंथ तक, जब तक आप काम कर रहे हो उस बैक्टीरिया के ऊपर, तब तक आप इस तरीके से कल्चर्स को मेंटेन करके और आप उस मीडियम और उस बैक्टीरिया के साथ काम कर सकते हो। तो मेनली यहाँ पे जो बैक्टीरिया जो मीडियम यूज होता है दैट इज न्यूट्रिएंट अगर। सिंपल मीडियम होता है जिसमें आप बीफ एक्सट्रैक्ट, पेप्टोन ये सब डालते हो, और अगर सॉलिडिफाई मीडिया आपको चाहिए तो सॉलिडिफाई के लिए अगर डाल देते हो आप। तो न्यूट्रिएंट अगर मीडियम के साथ आप आराम से जो कोई भी बैक्टीरिया है उसको सेवरल वीक से मंथ तक उसको स्टोर करके रख सकते हो। ठीक है, पर इसका डिसएडवांटेजेस क्या है कि कभी कभी जो म्यूटेंट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं रिपीटेटिवली। अगर आपका कोई चीज डिवाइड हो रही है, आप फिर से डिवाइड करवा रहे हो, फिर से उसको ग्रो करवा रहे हो, तो
कंटेमिनेशन होने के चांसेस भी रहते हैं, और डेवलपमेंट ऑफ वेरिएंट्स और म्यूटेंट्स, जो आपका प्योर फॉर्म था वो कुछ और वेरिएंट मतलब किसी और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में दूसरे स्ट्रेन्स में कन्वर्ट हो सकता है, म्यूटेंट्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो ये सब कुछ डिसएडवांटेजेस हैं इस टेक्निक्स के। फिर दूसरा मेथड है स्टोरेज एट लो टेम्परेचर। तो स्टोरेज एट लो टेम्परेचर में दो मेथड्स आते हैं, एक रेफ्रिजरेशन और दूसरा आता है क्रायोप्रिजर्वेशन। तो रेफ्रिजरेशन मीन्स कि आप स्टोर किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कल्चर है उसको आप बहुत लो टेम्परेचर में अगर स्टोर करके रखोगे, रेफ्रिजरेशन का टेम्परेचर कैसा होता है कि 0 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। The pure cultures can be successfully stored at 0 to 4 degree centigrade, either in refrigerators or in cold rooms. तो कहीं कहीं जैसे जो बहुत सारी बिग रिसर्च लैब्स होती हैं, तो वहाँ पे रेफ्रिजरेशन आपने देखा है बहुत छोटा सा होता है। अगर आपके पास बहुत सारे कल्चर्स हैं और बहुत सारे आप काम चल रहा है वहाँ पे, तो रेफ्रिजरेशन में आप बहुत कम चीजें स्टोर कर सकते हैं। पर अगर आपका डेली आपका काम है और डेली आप रिसर्च कर रहे हो, तो जब आप कोई रिसर्च लैब्स अगर आपने कभी विजिट करोगे या करी हो, तो वहाँ पे क्या होता है, कोल्ड रूम बनते हैं। कोल्ड रूम में आप बिल्कुल उसका इन्वायरमेंट और उसका टेम्परेचर हम 0 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन करके रखते हैं, और जो रूम्स की वॉल्स होती हैं वो आपका इंसुलेटेड होती हैं। तो इस तरीके से कोल्ड रूम्स बना के भी हम क्या कर सकते हैं कि रेफ्रिजरेशन टाइप ऑफ पर्पस को सॉल्व कर सकते हैं, मतलब बैक्टीरिया को हम स्टोर करके रख सकते हैं 0 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो ये जो रेफ्रिजरेशन करते हैं ये बहुत ही कम टाइम के लिए हम उसमें रेफ्रिजरेशन में स्टोर करके रख सकते हैं, बिकॉज आप लॉन्ग टाइम तक रेफ्रिजरेटेड फॉर्म में नहीं रख सकते। अगर आपको कोई भी कल्चर 2 to 3 वीक्स के अंदर स्टोर कर मतलब यूज करना है, या 3 to 4 मंथ्स, ज्यादा आप 3 to 4 मंथ्स तक फंगाई के केस में, बैक्टीरिया के केस में 2 to 3 वीक्स तक आप उसको स्टोर करके रख सकते हो, और फंगाई के केस में 3 to 4 मंथ्स तक आप स्टोर करके रख सकते हो। तो होता क्या है रेफ्रिजरेशन में कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसकी ग्रोथ जो है वो थोड़ी सी स्टॉप हो जाती है, मतलब ग्रोथ नहीं होती, वो उसी लिविंग कंडीशन में और लाइव कंडीशन में रहते हैं, पर वो ग्रो नहीं करते हैं, बस जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। ठीक है, तो ग्रोथ होती भी है तो बहुत स्लोली होती है। न्यूट्रिएंट्स आर यूटिलाइज क्योंकि वो मीडिया के अंदर स्टोर्ड हैं, तो मीडिया से थोड़ा थोड़ा न्यूट्रिएंट्स लेते रहते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज करते रहते हैं उस मीडियम में, और फाइनली अगर आपने न्यूट्रिएंट्स नहीं प्रोवाइड किया 2 to 3 वीक्स के बाद तक, तो वो क्या होगा, धीरे धीरे डेड होने लगेंगे। तो इस तरीके से रेफ्रिजरेशन में ग्रोथ रेट को हम कम कर सकते हैं बैक्टीरिया की, पर हम लॉन्ग टर्म्स तक उसको स्टोर करके नहीं रख सकते। पर अगर आपका रिपीटेटिवली वर्क चल रहा है, आप रिसर्च लैब्स में जहाँ पे आपका डेली ये सारे काम चलते रहते हैं, तो आप उसको फ्रेश मीडियम में फिर से ट्रांसफर कर दो, फिर से 2-3 वीक्स तक रख लो, फिर आपका 2-3 वीक्स हो गया, फिर से आपने उसको कल्चरिंग कर लिया, फिर से 2-3 वीक्स तक रख लो। तो इस तरीके से लोग रेफ्रिजरेटेड मेथड यूज करके सालों और काम करते रहते हैं, पर मोस्टली यहाँ पे कम टाइम के लिए ही स्टोर करके आप रख सकते हो। फिर दूसरा मेथड है क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन मेथड में क्या होता है कि जो भी आपका बैक्टीरिया है उसको आप -196 डिग्री तक स्टोर करके रखते हो। यहाँ पे रेफ्रिजरेशन में हमने कितना टेम्परेचर लिया था, 0 to 4 डिग्री लिया था, पर क्रायो प्रिजर्वेशन मेथड में हम लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करके रखते हैं। तो लिक्विड नाइट्रोजन का जो फ्रीजिंग टेम्परेचर है, जिसमें लिक्विड नाइट्रोजन लिक्विड फॉर्म में रहती है, दैट इज 196 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये बहुत ही ज्यादा ठंडा टेम्परेचर होता है। और इसमें इन द गैस फेज above the liquid nitrogen is at 150, मतलब जो लिक्विड नाइट्रोजन अगर -150 डिग्री में देखोगे तो वो गैस फेज में रहती है, और अगर आप रूम टेम्परेचर में लिक्विड नाइट्रोजन को लेके आओगे तो इट बिकम्स सॉलिड आइस जैसा सॉलिड हो जाती है। तो लिक्विड नाइट्रोजन के अलग अलग फेज होते हैं। तो फ्रीजिंग पॉइंट है जो लिक्विड नाइट्रोजन का, जो नाइट्रोजन लिक्विड स्टेट में रहती है उसका टेम्परेचर है -196 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जो टेम्परेचर है इट्स हेल्प्स टू सर्वाइव द प्योर कल्चर फॉर लॉन्ग स्टोरेज टाइम। तो बहुत समय तक इसमें हम स्टोर करके रख सकते हैं लिक्विड नाइट्रोजन।
पर अगर आप लिक्विड नाइट्रोजन में इतने कम टेम्परेचर में अगर किसी भी मटेरियल को रखोगे तो क्या होगा कि वहाँ बहुत ठंडे टेम्परेचर के कारण जो भी बैक्टीरिया है या फंगाई है, इनके क्या हो जाएगा, इनके जो सेल्स के अंदर क्रिस्टल्स फॉर्म होंगे, आइस क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाएंगे। और अगर आइस क्रिस्टल्स फॉर्म्स होंगे तो आपको मालूम है कि आइस कैन डैमेज योर सेल्स ऑल्सो, तो बैक्टीरिया के सेल्स भी डिस्ट्रॉय होने के चांसेस रहते हैं। इसके कारण हम क्या करते हैं, जो भी सेल है उसको पहले हम स्टेबलाइजिंग एजेंट प्रोवाइड करते हैं। स्टेबलाइजिंग एजेंट जैसे कि ग्लिसरॉल हो गया, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड हो गया, तो ये क्या करता है, सेल के डैमेज को बचाता है। दैट प्रिवेंट्स द सेल डैमेज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आइस क्रिस्टल। तो आइस क्रिस्टल्स जो बिकॉज ऑफ दिस लो टेम्परेचर आइस क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाते हैं बैक्टीरियल सेल के अंदर, या कोई भी दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है तो उसके अंदर आइस क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाएंगे। तो उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उस सेल्स की कवरिंग या स्टेबलाइजिंग एजेंट प्रोवाइड करके वो जो सेल्स हैं वो उससे ग्लिसरॉल और डाइमिथाइल सल्फोक्साइड से कवर हो जाते हैं। और वो जो डाइमिथाइल सल्फोक्साइड और ग्लिसरॉल क्या करता है, प्रिवेंट करता है फॉर्मेशन ऑफ आइस क्रिस्टल्स इनसाइड द सेल। तो इसलिए मतलब बहुत ही सिंपल मेथड है। पहले हम जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हमको लिक्विड नाइट्रोजन में फ्रीज करना है, उसको हमको स्टेबलाइजिंग एजेंट्स के से मिक्स करवाते हैं, ग्लिसरॉल और डाइमिथाइल सल्फोक्साइड से ट्रीट करवाते हैं। और उसके बाद हम जनरली जैसे अगर हमारे पास कोई भी कल्चर है तो उसमें 4 ml ऑफ 10% ग्लिसरॉल और 5% TMSO डालते हैं। और उसके बाद उस सेल सस्पेंशन को हम क्रायो ट्यूब्स होती है, क्रायो ट्यूब्स में स्टोर करते हैं, क्योंकि लिक्विड नाइट्रोजन के लिए स्टोर करने के लिए भी कुछ पर्टिकुलर ट्यूब्स आती हैं। उन्हीं ट्यूब्स में हम स्टोर करके और लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर उस ट्यूब्स को रख देते हैं। तो ये बहुत ही सक्सेसफुल मेथड है। मोस्टली जो भी रिसर्चर्स होते हैं वो इसी मेथड्स को यूज करके जो आपका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है प्योर कल्चर को बहुत समय तक उसको स्टोर करके आप रख सकते हो, इवन 10 to 30 years तक, without undergoing change in their characteristic. And however this method is expensive because आपको लिक्विड नाइट्रोजन इसके लिए चाहिए पड़ती है, और आप इस मेथड के थ्रू 10 से 30 साल तक जो भी आपका सैंपल है उसको स्टोर करके रख सकते हो प्योर कल्चर में, इन द फॉर्म ऑफ प्योर कल्चर। फिर थर्ड मेथड है स्टोरेज इन द स्टेराइल सॉइल। आप जो भी आपका सैंपल है उसको आप पहले क्या करते हैं, जितना भी अमाउंट है, स्मॉल अमाउंट ऑफ इनोकुलम, उसको हम स्टेराइल सॉइल के साथ मिक्स करवाते हैं। ठीक है, मिक्स करवाने के बाद 5 दिन तक आप उस मिक्सचर के साथ उसको रखते हो, इंक्यूबेशन पीरियड होता है। और आफ्टर दैट हम उसको जो भी सॉइल के अंदर मॉइस्चर है वो बैक्टीरिया जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उसको एक्वायर कर लेते हैं, और फिर उसके बाद हम रेफ्रिजरेटर में उसको स्टोर करके रख सकते हैं। तो इसलिए इसमें जो आपकी सॉइल लगती है वो शुड बी स्टेराइल, पहले स्टेराइल होना चाहिए, उसमें कोई और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। और उसको फिर हम स्मॉल अमाउंट ऑफ इनोकुलम, जो भी प्योर कल्चर है उसका छोटा सा अमाउंट ऑफ लेके हम उसके साथ स्टेराइल सॉइल को मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद हम उसको थोड़े दिनों तक सॉइल के साथ रखेंगे किसी वेसल के अंदर, और उस वेसल को, उस ट्यूब को हम रेफ्रिजरेटर के अंदर स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये भी मेथड अच्छा है जिसके थ्रू हम जो जनरली ये मेथड स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया के लिए होता है। जो भी बैक्टीरिया, जो फंगाई जो स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, उस स्पोर्स को हम सॉइल्स में स्टोर करके और फिर उसको स्टोर करके रखते हैं। तो स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया के लिए ये जो सॉइल वाला मेथड है काफी यूजफुल है। इसमें वेरियस फंगाई जैसे कि राइजोपस हो गया, एस्परजिलस हो गया, फ्यूजेरियम, पेनिसिलिनम, इन सब को हम स्पोर के फॉर्म में स्टोर करके रख सकते हैं लॉन्ग टाइम तक। जनरली 4 to 5 years तक हम इसको स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है,
तो ये मेथड इज सुटेबल फॉर द स्पोर फॉर्मिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसमें हम सॉइल के अंदर, स्टेराइल सॉइल के अंदर उसको रखते हैं। फिर फोर्थ मेथड है प्रिजर्वेशन बाय ओवरलेइंग कल्चर विद द मिनरल ऑयल। जो भी आपका कल्चर है उसके ऊपर अगर हम थोड़ा सा अमाउंट ऑयल का, मिनरल ऑयल का, पैराफिन ऑयल का अगर हम डाल देते हैं तो क्या होता है कि इट प्रिवेंट्स द पासेज ऑफ ऑक्सीजन टुवर्ड दैट कल्चर, है ना। तो ऑक्सीजन अगर पास नहीं होती तो ऑक्सीडेशन नहीं होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में दूसरी एक्टिविटीज नहीं हो पाती, जो मैक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो डोरमेंट स्टेट में चले जाते हैं। देयरफॉर जिसके कारण हम क्या करते हैं, कल्चर्स को प्रिवेंट करके रख सकते हैं फ्रॉम मंथ्स टू ईयर, और इट वेरीज डिपेंड्स अपॉन द स्पीसीज। जो भी हम ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स थ्रू करके देख सकते हैं कि हम कितने समय तक उसको विद द हेल्प ऑफ मिनरल ऑयल्स ऊपर से, जो भी आपका कल्चर मीडियम है जिसमें कोई बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उसके ऊपर अगर हमने थोड़ा सा अमाउंट मिनरल ऑयल का एक लेयर ऑफ पैराफिन बना के अगर हम उसके ऊपर रखते हैं तो क्या होगा कि एक तो एनारोबिक कंडीशंस वहां पे हो जाएगी जिससे कि ऑक्सीजन वहां पे पास नहीं हो पाएगी उसके थ्रू, और वी कैन मेंटेन दैट कल्चर, हम कल्चर को मेंटेन करके रख सकते हैं। एडवांटेज है इस मेथड के कि वी कैन रिमूव सम ऑफ द ग्रोथ अंडर द ऑयल विद ए transfer needle, inoculate a fresh medium with the help of needle and it still preserve the original culture। तो with the help of needle हम उसमें से कुछ मीडियम को निकाल भी सकते हैं और ट्रांसफर भी कर सकते हैं कुछ न्यूट्रिएंट्स, और ऑयल ऊपर का ऊपर रहता है, ठीक है। और ये मेथड बहुत ही सिंपल है और वी कैन चेंज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेन भी हम कर सकते हैं इसके थ्रू। तो ये है एक जो ये मेथड है प्रिजर्वेशन थ्रू द पैराफिन मेथड। ये आप देख रहे हो कि ये कल्चर मीडियम है, डिफरेंट कल्चर मीडियम है, उसके ऊपर हमने पैराफिन ऑयल को स्टोर, मतलब लेयर बना के स्टोर करा हुआ है, ठीक है। तो दिस इज मोस्ट सिंपल मेथड, मोस्ट इकोनॉमिकल भी होती है। इसके अलावा अगर स्लैंड्स बनाते हैं हम, ये तो आपके स्टेप्स हैं जो सिंपल एक टेस्ट ट्यूब के अंदर सिंपल जो मीडियम है वो ऐसे ही पोजीशन में रहता है तो दैट इज कॉल्ड स्टैप, और अगर स्लैंटिंग पोजीशन में कोई मीडियम है तो दैट इज कॉल्ड स्लैंट्स। तो अगर स्लैंट्स भी इस तरीके से हम करके इंक्यूबेट करके इनॉकुलेट करके भी स्टोर करके रख सकते हैं। तो 1 सेंटीमीटर अबव द टिप ऑफ द स्लैंट कल्चर, जो भी कल्चर्स है उसके ऊपर 1 सेंटीमीटर की लेयर हम बना के रखते हैं पैराफिन ऑयल और मिनरल ऑयल्स की, और उसके बाद जब भी हमको कुछ चाहिए इस पे काम करना है इस कल्चर मीडियम पे, तो विद द हेल्प ऑफ सम नीडल्स और नीडल्स को यूज करके हम उस पे काम कर सकते हैं। फिर लास्ट मेथड है लायोफिलाइजेशन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड है क्योंकि मोस्टली जो टेक्निक्स जो स्टोर होते हैं वो लायोफिलाइज मेथड से होते हैं या फिर क्रायो प्रिजर्वेशन मेथड के थ्रू हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं। तो लायोफिलाइजेशन इज अ टेक्निक जहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, इस जनरली जो आपका कोई भी लिक्विड है जैसे वाटर है या फिर कोई भी लिक्विड है तो वो गैस फॉर्म में कैसे जाता है, पहले लिक्विड से वो गैस होता है, फिर गैसियस फॉर्म से फिर वो क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बीच का गैस फॉर्म है वो एस्केप हो जाता है, डायरेक्टली लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू द सॉलिड फेज। जनरली जो लिक्विड है वो पहले लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है, फिर गैस जो कंडेंस होके सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होती है। जैसे कि आपको वाटर है तो वाटर कंडेंस होके वेपर्स के फॉर्म में आपका स्टोर होता है, ठीक है, पर वेपर्स के फॉर्म में जाके वो आगे जाके कंडेंस होता है इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड्स, ओके। पर इस केस में क्या होता है कि जो भी आपका सैंपल है दैट इज इन लिक्विड स्टेट इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू द सॉलिड स्टेट। जो बीच का जो आपका जो गैसियस फेज है वो आपका क्या हो जाता है, नहीं होता है इसमें। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लायोफिलाइजेशन। सो ये इसको हम फ्रीज ड्राइंग मेथड भी कहते हैं क्योंकि जो हम इसमें बहुत ही कम टेम्परेचर में
काम करते हैं जिसमें कि फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है जो कि, और उस मेथड के थ्रू ड्राइंग होती है। इसलिए इस मेथड को फ्रीज ड्राइंग भी कहते हैं। तो फ्रीज ड्राइंग इज ए स्टेबलाइजिंग प्रोसेस इन विच सब्सटेंस इज फर्स्ट फ्रोजन। जो भी सब्सटेंस है, जो भी आपका कल्चर मीडियम होगा, उसको हमको पहले फ्रोजन करना पड़ता है, मतलब फ्रोजन स्टेट तक ले जाना पड़ता है। देन क्वांटिटी ऑफ द सॉल्वेंट इज रिड्यूस। जो भी उसके अंदर सॉल्वेंट है उसको हम रिड्यूस करते हैं फर्स्ट बाय द सब्लिमेशन, प्राइमरी ड्राइंग स्टेज, एंड विद द हेल्प ऑफ डिसॉर्प्शन, सेकेंडरी ड्राइंग स्टेज। तो पहले जो भी मटेरियल होगा उसको हम पहले फ्रोजन करेंगे, बहुत कम टेम्परेचर पे लेके आएंगे जिससे कि उसके अंदर फ्रीजिंग हो जाएगी। फ्रीजिंग करने के बाद फिर हम सब्लिमेशन, फर्स्ट मतलब प्राइमरी ड्राइंग स्टेज और सेकेंडरी ड्राइंग स्टेज के थ्रू उस मटेरियल को कंप्लीटली ड्राइड फॉर्म में ले आएंगे। ठीक है, तो ये फ्रीज ड्राइंग मेथड होता है। इट इज बेटर देन अदर मेथड्स बिकॉज फ्रीज ड्राइंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ इंट्रासेलुलर आइस क्रिस्टलाइजेशन। तो इस मेथड में क्या होता है, जो मटेरियल आगे जाके जो प्रोडक्ट होता है दैट इज कंप्लीटली इन ड्राई फॉर्म, तो जिसके कारण आइस क्रिस्टलाइजेशन जो स्टेप है वो इसमें फॉर्म नहीं हो पाती, और जिसके कारण जो वायबिलिटी है वो भी आपकी लंबे समय तक, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है दैट इज वायबल फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इसके अलावा यहाँ पे रिमूवल ऑफ वाटर होता है, जिसके कारण जो मोस्ट ऑफ द स्पेसिमेंस प्रिवेंट दिस डैमेज। वाटर नहीं रहता तो इसके कारण आइस क्रिस्टलाइजेशन स्टेप नहीं होता, आइस फॉर्मेशन नहीं होता है। इसके अलावा लायोफिलाइजेशन जो है वो हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के साथ ज्यादा करते हैं, और हम 30 इयर्स तक उसको मेंटेन करके रख सकते हैं। तो लायोफिलाइजेशन प्रोसेस में आप जो देखोगे तो उसमें पहले फ्रोजन करना पड़ता है, फिर ड्राइड बाय जो मटेरियल है वो ड्राई होता है बाय लोअरिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर विद ए वैक्यूम apparatus। जो आप इसका apparatus देखोगे जो अपने लैब में भी है, अपने कॉलेज में भी है, तो यहाँ पे वैक्यूम की हेल्प से ड्राइंग होती है। ड्राइंग जब हम वाटर को सक करवाते हैं तो वाटर को सकिंग विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम होती है। एक तो बहुत कोल्ड कंडीशन रहती है उस इक्विपमेंट के अंदर, और जब हम वैक्यूम अप्लाई करते हैं तो वैक्यूम अप्लाई से जो वाटर है वो ड्राई हो जाता है, और जो मटेरियल है वो भी ड्राई हो जाता है। तो इसके कारण यहाँ पे स्पेसिमेंस कैन बी कनेक्टेड इंडिविजुअली टू कंडेंसर्स लगे रहते हैं, कैन बी प्लेस्ड where they can be dehydrated with one larger air space। तो इस तरीके से डिफरेंट लायोफिलाइजेशन मेथड को आप अगर देखोगे तो नेक्स्ट स्लाइड में है ये। तो सबसे पहले जो है फ्रीजिंग हम करवाते हैं, कोई भी जो मटेरियल है उसको हम पहले फ्रीज करवाएंगे, बहुत कम टेम्परेचर पे उसको फ्रीजिंग होती है। फ्रीजिंग के बाद हम वैक्यूम अप्लाई होती है, वैक्यूम अप्लाई होने के कारण जो आइस से सीधे मतलब वाटर इवोपोरेट होने लगता है ना। इवोपोरेट होने के बाद यहाँ पे सेकेंडरी ड्राइंग होती है। सेकेंडरी ड्राइंग में 1 to 2% वाटर रिमूव होता है, प्राइमरी ड्राइंग में 5 to 10% वाटर रिमूव हो जाता है। तो और ये जो जब आप फ्रीजिंग करवाते हो, फ्रीजिंग करवाने पे ही 95 से 99% वाटर जो है वो आपका रिमूव होना शुरू हो जाता है इतने कम टेम्परेचर पे, क्योंकि वो डायरेक्टली जो लिक्विड है वो सॉलिड स्टेट पे पहुंच जाता है। सॉलिड स्टेट से फिर धीरे धीरे वैक्यूम की हेल्प से हम ड्राइंग शुरू करवाते हैं। तो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, इसमें आपको बहुत ज्यादा आवर्स लग जाते हैं पहले फ्रीज करवाने में, फिर ये सेकेंड डे वो प्रोसेस चलती है, फिर थर्ड डे प्रोसेस चलती है। तो इस तरीके से ये जो प्रोसेस है काफी स्लो है, पर इसके जो रिजल्ट्स हैं वो काफी अच्छे हैं। ठीक है, यहाँ पे जनरली हम ग्लास वायल्स यूज करते हैं, ग्लास वायल्स को यूज करते हैं फॉर फ्रीजिंग, है ना। और फिर डेसिकेटर्स कुछ इक्विपमेंट्स यूज करते हैं जिससे कि जो अगर जितना भी वाटर है तो वो विद द हेल्प ऑफ डेसिकेटेड चैम्बर्स वो जो वाटर है वो इवोपरेट हो जाता है। सिलिका जेल ग्रैन्यूल्स यूज करते हैं, आपको सबको पता होगा सिलिका जेल्स। जब भी आप कोई मार्केट से कोई इक्विपमेंट्स या कुछ भी यूज वाटर बॉटल्स खरीदते हो तो सिलिका जेल्स चला रहता है। सिलिका जेल्स के ग्रैन्यूल्स पैक फॉर्म में एक
मतलब सैशे रहते हैं, जिससे आप कोई भी वहाँ का मॉइस्चर है तो सिलिका जेल उसको एब्सॉर्ब कर लेता है। तो सिलिका जेल्स आर प्लेस्ड इन द बॉटम ऑफ द आउटर वायल्स बिफोर द इनर वायल इज इंसर्टेड एंड कुशन्ड विद कॉटन। तो ये सारी चीजें सिलिका जेल्स के ग्रैन्यूल्स हम यूज करते हैं। इसके अलावा वैक्यूम मेंटेन करना पड़ता है हमको। तो ये सब कुछ वायल्स होते हैं और सिलिका जेल्स ग्रैन्यूल्स की रिक्वायरमेंट होती है, वैक्यूम्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप जब लायोफिलाइजेशन करोगे तो ये सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। इसके अलावा जब हम क्रैब प्रोटेक्टिव एजेंट्स यूज करते हैं तो चैम्बर, स्किम मिल्क फॉर द चैम्बर लायोफिलाइजेशन, ये सब कुछ एजेंट्स हैं। सुक्रोज हम ऐड करते हैं, कभी कभी स्किम मिल्क ऐड करते हैं। तो ये सब कुछ एडिशनली चीजें हैं, जब हम प्रिजर्वेशन करते हैं तो हमको ये सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब इसके एडवांटेजेस क्या है कि रिमूवल ऑफ वाटर एट लो टेम्परेचर, हम बहुत कम टेम्परेचर पे वाटर को रिमूव कर रहे हैं। बहुत लो टेम्परेचर में -176 डिग्री सेंटीग्रेड और 180 डिग्री सेंटीग्रेड में हमको पहले फ्रीज करवाना पड़ता है, फिर जो वाटर है वो धीरे धीरे विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम रिमूव होता है। तो इसलिए यहाँ पे वाटर को हम रिमूव करते हैं एट वेरी लो टेम्परेचर। और इसके लिए आप थर्मोलायबल मटेरियल्स कैन आल्सो बी ट्राइड। मतलब जो बहुत, आप अगर किसी को हीट प्रोवाइड करोगे तो इट शुड नॉट बी थर्मोलायबल मटेरियल, बट अगर बहुत जो हीट रेसिस्ट नहीं कर पाते उन मटेरियल्स को आप यूज कर सकते हो। इस मेथड के थ्रू स्टेबिलिटी मेंटेन करके रख सकते हैं हम। और जनरली लायोफिलाइजेशन मेथड को हम इजीली रिकंस्टिट्यूट भी कर सकते हैं। मतलब जब भी आपको कोई भी कल्चर या किसी बैक्टीरिया को फिर से रीग्रो करवाना है तो हमको उस वायल्स को बाहर लेके आना पड़ता है स्टोरिंग कंडीशन से, क्योंकि जो लायोफिलाइज्ड प्रोडक्ट्स होते हैं वो -20 से -70 डिग्री तक स्टोर करके रखे जाते हैं। जब भी हमको काम करना पड़ता है तो बाय द हेल्प ऑफ थ्रोइंग मेथड आपको मालूम है कि विद द हेल्प ऑफ हीट बाय द रबिंग ऑफ पाम, जो आपके पाम है, मतलब जो हैंड्स हैं उनके बीच में जो उस वायल को आप अगर उसको थ्रो करोगे तो आप इजीली उसको पहले रूम टेम्परेचर में ले आओगे और फिर विद द हेल्प ऑफ सम रिकंस्टिट्यूशन मीडियम आप उसमें मीडियम डालोगे और विद द हेल्प ऑफ उसको इंक्यूबेट करोगे 24 आवर्स तक, और फिर उससे आप फ्रेशली मीडियम में ट्रांसफर करके कल्चर को और लोग कितना भी अमाउंट ग्रो कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ रिकंस्टिट्यूशन मेथड। तो इस तरीके से एडवांटेज हैं लायोफिलाइजेशन मेथड के। डिसएडवांटेजेस इस मेथड के ये हैं कि ये मेथड थोड़ा कॉस्टली हो जाता है और इन द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग कॉजेज एक्सटेंसिव डैमेज टू मोल्ड, प्रोटोजोआ एंड वायरस। अगर वायरस, ये सारे कुछ बैक्टीरिया को छोड़ के अगर मोल्ड, प्रोटोजोआ, वायरस है तो इनको डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। और hence these microorganisms cannot be stored by this method। इसके अलावा कॉस्ट बहुत ज्यादा लगती है। कॉस्ट में भी द इशू, बिकॉज लायोफिलाइजेशन प्रोसेस में जब आपका 2-3 दिन तक लायोफिलाइजेशन चलता रहता है, प्रोसेस चलती रहती है, तो काफी आपको कॉस्ट आती है लायोफिलाइजेशन करने के लिए। तो इस तरीके से कुछ, और ये स्ट्रेस भी कभी कभी बैक्टीरिया के अंदर फ्रीजिंग मेथड के थ्रू स्ट्रेस बैक्टीरिया को होता है। तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, तो मोस्टली एडवांटेज के कारण हम जनरली ये मेथड करते हैं और इट इज वेरी सुटेबल मेथड फॉर स्टोरेज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो इस तरीके से 5 मेथड्स हमने देखे कि 5 मेथड्स होते हैं स्टोरेज के, प्रिजर्वेशन ऑफ बैक्टीरिया। आपकी नेक्स्ट क्लास है सुरभि मैडम की और टाइम क्या हो गया है 1:25। तो आप लोग जो भी डाउट हो वो आप कल पूछ सकते हो। ठीक है, कल क्लास रहेगी अपनी, तो आप कल पूछ सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स।